टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम केवीएस टीजीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग कवर करेंगे। पेडागोजी का ये टॉपिक है लर्निंग, और आज हम इसमें लर्निंग देखेंगे। लर्निंग क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो आज हम ये कुछ चीजें कवर करेंगे जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, यानी कि सीखना। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले क्या है, सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने वाली का मतलब क्या है, ये आपने लाइन पढ़ी होगी अगर आपने बीएड किया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब जो लगातार चलती रहती है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, मतलब जीवन भर चलती रहती है लगातार, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब यहाँ पे लिखा है वर्ड सार्वभौमिक। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि हर जगह, सभी जगह, संपूर्ण भूमि में, संपूर्ण पृथ्वी में ये प्रक्रिया चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान का व्यक्ति सीख रहा है, ना ऐसा कि केवल अमेरिका का व्यक्ति सीख रहा है। मतलब हर व्यक्ति सीखता है, हर प्राणी सीखता है। ठीक है, सब कोई सीखता है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस जो उत्तरी क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी सीख रहे हैं, जो दक्षिण में रह रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। तो निरंतर और सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें कुछ भी ऐसे लाइन नहीं दी है जो बहुत टफ हो या जो आप जानते ना हो। ठीक है, इच्छा तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीखने की गति किस पर डिपेंड करती है, आपकी आवश्यकता पर, आपकी इच्छा पर। ठीक है, आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं। जैसे यदि आपको खाना बनाने की सीखने की इच्छा है, ठीक है, या आपको आवश्यकता है, तो आप उसको जल्दी सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और आपकी गति भी वैसे ही होगी सीखने की। लेकिन अगर आप खाना बनाना सीखना ही नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं है या आपको आवश्यकता नहीं है, तो क्या है, आप ठीक है सोचेंगे चलो ठीक है सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे। आज चाय बना रहे हैं, कल ठीक है कल रोटी सीख लेंगे, कल परसों ये सीख लेंगे। तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है आपको, इसे आप समझ सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पर भी कभी भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। ठीक, अपने अनुभवों से भी व्यक्ति सीखता है। सीखने को ही अधिगम कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम जो देखते हैं कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है या नहीं करता है, उसका अधिकांश भाग सीखने से अथवा सीखने की प्रक्रिया से प्रभावित रहता है। ठीक है, जो भी व्यवहार हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कहीं ना कहीं से। अगर हम कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि हमें ये चीज नहीं करनी है, ये चीज गलत है, ये काम गलत है, ये काम हमें नहीं करना है। तो ये भी एक तरह का सीखना है कि हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं, कोई चीज अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, तो वो भी एक सीखने की ही प्रक्रिया है। ठीक है, और किसी चीज के बारे में सीख रहे हैं कि ये चीज करनी है, या ये चीज अच्छी है, या हमें शिक्षित होना है, या हमें ऐसी चीज सीखनी है, तो वो भी जो अपने व्यवहार में ला रहे हैं वो भी सीखना है। सीखना मानव जीवन की सफलता की कुंजी है। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से ये देखिए, वुडवर्थ के अनुसार, पहले ये देखते हैं। अ, सीखना अथवा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसे न केवल शिक्षा मनोविज्ञान में बल्कि मनोविज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, हर अवस्था में सीखता है, हर संज्ञान के स्तर पर सीखता है। तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में भी सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है। अब जाते हैं वुडवर्थ पर देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखने के प्रकरण को मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक आधारभूत माना जाता है। ठीक, क्योंकि जो भी थ्योरीज दी गई हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो सब किस पर आधारित है, सीखने पर ही आधारित है। ठीक है, व्यक्ति को सीखने सिखाने की जो क्रिया है, बालक कैसे सीखता है, व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे अधिगम करता है, तो ये सब क्या है, यही आधार है उनके सिद्धांतों का। उन्होंने सारे सिद्धांत अपने सीखने सिखाने पर ही दिए हैं। तो ये किसने बताया, ये वुडवर्थ ने बताया। ठीक है, कि शिक्षा क्या है, सीखना क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र का आधार है। तो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों तथा सहज प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य अन्य समस्त व्यवहार जो भी होते हैं वो सीखे हुए होते हैं। कुछ सहज प्रकृतियां और जन्मजात प्रवृत्तियां, ये चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति सीखता नहीं, इनके अलावा बाकी सब कुछ सीखता है। अच्छा, अब इनमें क्या आता है जो व्यक्ति सीखता नहीं है, जैसे पलक का झपकाना। पलक झपकाना हम कहीं सीखते नहीं है, ये जन्मजात होता है कि हमारी पलकें झपकती हैं। ठीक, तो इसको हमने सीखा नहीं है कहीं से भी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हो गया सहज प्रतिक्रिया। इनमें भी देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में भूख लगना। ठीक है, हमें भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता होती है, तो क्या होती है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है कि हमें भूख लग रही है। ये हमने कहीं से सीखा नहीं है कि हमें भूख लगनी चाहिए, भूख अपने आप लग जाती है, पलक अपने आप झपकती है। ठीक है, नींद अपने आप आती है। तो ये सब क्या होती है, जन्मजात और सहज प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का। ठीक है, संप्रत्यय क्या है। तो अधिगम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक सेकंड, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करना उपयुक्त होगा कि अधिगम से वास्तव में अभिप्राय क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेडागोजी में बहुत पूछे जाते हैं, जो भी थ्योरेटिकल पेडागोजी होती है, जैसे कि सीटेट में आती है कि इस शब्द से क्या अभिप्राय है। तो चारों ऑप्शन आपको सटीक लगते हैं कि हाँ चारों सही, लेकिन उन चारों में सबसे सही कौन सा है ये आपको पता करना होता है। ठीक है, तो जब हम ऐसी लाइन्स पढ़ते हैं, ऐसी चीजें पढ़ते हैं, तब हमारी वो थिंकिंग लेवल डेवलप होता है कि हम सीटेट की पेडागोजी जैसी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अधिगम से अभिप्राय अनुभव तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होता है। परंतु सीखना शब्द का वास्तविक अर्थ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट होगा। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है अगर ये क्वेश्चन है, तो सबसे सटीक आंसर होगा कि अनुभव और प्रयासों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है वही अधिगम कहलाता है। इसके बाद देखते हैं वुडवर्ड की परिभाषा। कई बार परिभाषाएं नहीं होती हैं एग्जाम में और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो आपको ये याद रखना है। काफी सारी परिभाषाएं सारी याद नहीं रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो इसमें दी हुई है, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। वुडवर्थ है, वुडवर्थ की नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया। इसको याद करने का तरीका क्या है, जहाँ पे नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया है वहाँ वुडवर्थ है। ठीक है, नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया दिया परिभाषा में, तो मतलब वो वुडवर्थ की आपको याद हो जाएगा। किमले के अनुसार है पुनर्बलित अभ्यास के फल स्वरूप व्यवहार जन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर याद रखना है। गेट्स वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन। ठीक, इसको याद कैसे रखना है, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन। ठीक, इतना इस तरह से याद रखना, मतलब याद करने के लिए आप बिल्कुल है था एक एक वर्ड मत याद करिए, तब याद करना होता है जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो, जैसे बीएड के एग्जाम, एमएड के एग्जाम। ठीक है, तब आपको पूरा एक एक वर्ड याद करना होता है, बट आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना, अनुभव प्रशिक्षण से उन्नयन हो रहा है, तो मतलब गेट्स ने दी है वो परिभाषा। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं क्रॉन बैक के अनुसार। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप देख लीजिए। अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस।
ठीक, फिर गार्डनर की दी है, गार्डनर मर्फी के अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है आपके पास पहले से कोई ज्ञान था, आपने और ज्ञान अर्जित कर लिया। ठीक है, जो पूर्व ज्ञान था आपने उसी में और ज्ञान अर्जित किया है, उसको कहते हैं, ये जो पहले आपका व्यवहार था उसी में आपने और व्यवहार में अर्जन किया और नई चीजें सीखी, उसी को परिमार्जन कहते हैं। ठीक, फिर हेनरी स्मिथ की अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन। ठीक, और पुराने व्यवहार का जो सुदृढ़ीकरण और निर्बलीकरण होता है वही अधिगम होता है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखते हैं स्किनर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्किनर की देखते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। तो जहां उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है वो डेफिनेशन स्किनर की दी हुई है। गिलफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जहां व्यवहार के कारण परिवर्तन हो रहा है वो गिलफोर्ड की हो गई। क्रो एंड क्रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का जहां अर्जन हो रहा है वो क्रो एंड क्रो की हो गई। ठीक, तो इस तरह से आप इन कठिन से कठिन परिभाषाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। आपको परिभाषा के सिर्फ 2 या 3 वर्ड ऐसे छाटने हैं जो दूसरे की परिभाषा में नहीं दिए हुए, और आपको सिर्फ वो 2-3 वर्ड ही याद रखने, पूरी परिभाषा याद रखने की जरूरत भी नहीं है और आपको सारी परिभाषा याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया में कुछ बातें निहित होती हैं। क्या क्या बातें होती हैं अधिगम में, इसको हम अधिगम की प्रकृति भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक, ये अधिगम की प्रकृति भी होती है, नेचर ऑफ लर्निंग। तो क्या है नेचर ऑफ लर्निंग में देखते हैं, अधिगम किसी प्रक्रिया का केवल परिणाम नहीं होता बल्कि एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब कि अधिगम पूरी प्रक्रिया होती है, नहीं कि हमने खाना बनाना सीखना था। ठीक है, मैंने क्योंकि पहले एग्जांपल खाना बनाने का लिया था इसलिए उसी को आगे मैं प्रोसीड करूंगी कि हमने खाना बनाना सीखना था और हमने सीख लिया, तो केवल हमने खाना बनाना सीख लिया यही अधिगम नहीं है। ये तो अधिगम है पर केवल यही अधिगम नहीं है, बल्कि जो पूरी प्रोसेस हुई हमारे खाना बनाना सीखने की वो पूरी प्रोसेस अधिगम है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें तरह तरह की चीजें सीखी, हम किस तरह से खाने को और अच्छा बना सकते हैं। 4 लोगों के लिए बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 5 के लिए बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये पूरी प्रोसेस भी सीखना है। ठीक है, तो इसलिए अधिगम क्या होता है, ये केवल परिणाम ना होकर बल्कि प्रक्रिया भी है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम कोई चीज सीख रहे हैं तो किसी उद्देश्य से ही सीख रहे हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन के लिए तैयार करती है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तभी तो हम समायोजन कर पाते हैं। ठीक है, उस चीज में या उस पर्टिकुलर व्यवहार में। इसके बाद अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें मानव व्यवहार से संबंधित सभी क्षेत्र आ जाते हैं, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोचालक है। फिर आता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, कि अधिगम किसे कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, या अगर कुछ लिखा हो सकता है तो व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन आ सकता है। परिमार्जन इज द बेस्ट वर्ड परिवर्तन की वजह अगर हम कहें तो। ठीक, परंतु बीमारी, थकान, ये क्या होते हैं, संवेगात्मक जो स्थिति होती है ये इन अधिगम को प्रभावित करती है और अधिगम से होने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों को भी प्रभावित करती है। अधिगम की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व जानकारी व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होती है। सदैव सकारात्मक नहीं होता है, कभी कभी अधिगम जो है नकारात्मक प्रकार का भी हो सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ नकारात्मक कुछ नेगेटिव चीजें भी सीख सकते हैं, या कुछ नेगेटिव चीजें भी हमारे अधिगम के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी को देख करके, हमने किसी बड़े को देखा, ठीक है, हम किसी बड़े को देख करके चीजें सीख रहे हैं तो हम सकारात्मक सीख रहे हैं, पर हम किसी बड़े को कुछ गलत करते देख रहे हैं तो वो क्या होता है, वो हम गलत चीजें भी सीख जाते हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि वो अपने से छोटों को मार रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बन जाता है, अगर हम उतने मैच्योर नहीं है कि अपने से छोटों को मारना चाहिए, उन पर हावी होना चाहिए, तो ये गलत चीजें भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन अधिगम का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि अधिगम एक विकासात्मक प्रक्रिया, मतलब वो चीज जो आपका विकास करे। ठीक है, वो अधिगम होता है। लेकिन अधिगम में क्या होता है, कई बार नकारात्मक चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, कि हम कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक चीजें भी सीख लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं, लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम कहें कि हम जुआ खेलना सीख रहे हैं, ठीक है, या हम शराब पीना सीख रहे हैं तो वो अधिगम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं होता है। ठीक, जुआ खेल रहे हैं वो भी एक प्रकार का सीखना है, या फिर उसको नकारात्मक के अंदर रख सकते हैं, बट उसको केवल सीखने के अंदर नहीं रख सकते। ठीक, कि जुआ खेलना एक प्रकार का अधिगम है। ठीक, अगर ऑप्शन आता है तो नकारात्मक अधिगम दिया हुआ, या तो फिर वो अधिगम है ही नहीं, अधिगम नहीं है, सकारात्मक नहीं है। अगर ऑप्शन होगा तो नकारात्मक होगा, वरना नहीं होगा। जुआ खेलना किसी प्रकार का कोई अधिगम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और अगर होता भी है तो वो नकारात्मक होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, कोई भी मतलब नेगेटिव चीज है तो वो नकारात्मक में आएगी। सदा नवीन अधिगम नहीं होता है, वो पहले हुए सीखे हुए जो व्यवहार होता है उसमें हम कुछ नया ऐड करते हैं, वो भी अधिगम होता है। इसलिए मैंने बोला था पहले कि परिवर्तन की बजाय परिमार्जन वर्ड ज्यादा अच्छा है अधिगम के लिए। ठीक, इसकी प्रक्रिया सार्वकालिक सार्वभौमिक होती है, मैंने बताया था। ये किसी लिंग जाति भेद से प्रभावित नहीं होता है, मतलब हर जगह हर व्यक्ति अधिगम कर सकता है। ऐसा नहीं केवल एक ही देश का व्यक्ति सीखता है, हर देश के व्यक्ति सीखते हैं, हर उम्र के व्यक्ति सीखते हैं, हर लिंग का, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो कोई भी लिंग का हो, वो भी सीखते हैं। हर जाति प्रजाति के व्यक्ति सीखते हैं, तो इन सब चीजों का अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हर व्यक्ति अधिगम कर सकता है। अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है, यानी कि सीखी गई बातें काफी समय तक याद रहती हैं। और अधिगम की प्रक्रिया उसके परिणाम अभ्यास और प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित होती है, मतलब जैसे हमारे अनुभव होंगे उन पर हमारा अधिगम आधारित होता है। ठीक, और जितना हम उसका अभ्यास करेंगे उस पर भी अधिगम जो है आधारित होता है। केवीएस पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।